दहशत जुनून किस नंबर 10 वो घुटनों में सर्दियाँ मुसलसल रो रही थी। जब उसे महसूस हुआ कोई इसके बेहद करीब है, उसने सर उठाकर देखना चाहा तो उसे उसके बूट नजर आए। वो जानती थी कि उसके पास कौन खड़ा है। वैसे भी उसके इतने पास खड़े होने का हक तो अब सिर्फ वही महफूज सकता था। फरमा लिया तुमने रोने धोने का शुगर, तो अब उठो और घर चलो। अब मैं खड़े होकर यहाँ तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकता कि तुम कब तक ये अपना रोने धोने का शुगर करोगी। इसके बाद मैं कोई और काम करूँगा। उसका लब्बो लहजा तंज में डूबा हुआ था। मुझे कहीं नहीं जाना। उसके इस अंदाज में उसके अंदर की अना को सर उठाने पर मजबूर कर दिया था। तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारा ये जवाब सुनने के लिए यहाँ खड़ा हूँ? उसका अंदाज आहिस्ता आहिस्ता अब सख्ती पकड़ रहा था। यकीनन वो अब पहले वाले अंदाज में वापस आना चाहता था। मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए मिस्टर अयाम सिकंदर, आप मेरे साथ किसी किस्म की भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। आपने मेरे साथ निकाह कर लिया तो उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि मैं आपकी पाबंद हो गई हूँ, या आप मुझ पर अपना हाँ हाँ कोई हुक्म चला सकते हैं। आप मुझ पर कोई धौंस नहीं जमा सकते। वो अचानक इसके सामने खड़े होते हुए इसके रूबरू आई और उसे उंगली दिखाते हुए चैलेंजिंग अंदाज में वार्न कर रही थी। हो गई बकवास या भी कुछ बाकी है? वो आंखों में शरार लिए इसे घूरते हुए बोला था। मतलब साफ साफ था कि अब वो इसकी कोई बदतमीजी नहीं बर्दाश्त करना चाहता, लेकिन इसके गुस्से से डरकर वो उसके सामने कमज़ोर होकर इसको मज़ीद शेर नहीं करना चाहती थी। मुझे कहीं नहीं जाना। इसे जैसे ही बात ख़त्म करना चाहिए थी, जब अचानक ही वो अगले लम्हे इसका हाथ थामकर उसे अपनी जानब खींच चुका था, जबकि वो तवाज़ुन बरकरार न रख पाई थी, और अगले ही लम्हे वो इसकी बाजुओं में आ चुकी थी। मुझे हमेशा ऐसी ही बीवी चाहिए थी जो आंखों में आंखें डालकर बात कर सके। मुझे इसे अपनी बात का मनवाने का हुनर रखती हो। मुझे खुशी है कि तुम कुछ हद तक मेरी पसंद के मुताबिक हो, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो मिसिस अयाम सिकंदर, इस तरह की नज़रों में तब ही बर्दाश्त करूंगा जब तुम खुद को मेरी पसंद के मुताबिक ढाल लोगी। मुझे ज़ुबान चलाने वाली बदतमीज़ और बद इखलाक बीवी नहीं चाहिए, लेकिन अब मिल गई है तो सुधारना भी बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं। मुझे मजबूर मत करना खुद पर सख्ती करने, वरना फिर तुम्हें मुझसे शिकायत होगी कि शादी के अगले दिन में जब हस्बैंड वाइफ रोमांटिक टाइम पीरियड को जी रहे होते हैं और मैंने तुम्हें सुधारने में वो वक्त बर्बाद कर दिया। मैं आपकी ये सारी फजूल। उसके सीने पर हाथ रखते हुए इसे खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, जब अचानक वो इसके लबों पर झुकते हुए इसके लफ्ज़ों को अपने लफ्ज़ों में रोकने लगा। तौबा बीवी, अपनी अदाओं पर कंट्रोल कर लो, हम मस्जिद में खड़े हैं। उसके लबों के बजाय इसके माथे पर लब रखते हुए इस अंदाज में बोला कि वो काम उठे। मेरे ख्याल में हमें मज़ीद यहाँ नहीं रुकना चाहिए। वो कह रहा था, वो खुद ही कह रहा था, हीर समझी नहीं। अगले ही लम्हे वो उसका हाथ थामकर इसे मस्जिद से बाहर की तरफ ले गया था। वो मज़ामत करना चाहती थी, उसे रोकना चाहती थी। वो खुद को उसके हवाले नहीं करना चाहती थी, ना ही यहाँ रहना चाहती थी। उसे अपने भाई के पास जाना था। वो ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती थी। वो अपनी मर्जी से लेना चाहती थी। अयाम सिकंदर की कैद में नहीं रहना चाहती थी। लेकिन अब वो इसकी सारी राहें बंद कर चुका था। इसे अपने निकाह में लेकर वो इसे अपना ज़िंदगी भर के लिए पाबंद कर चुका था। लेकिन वो अपनी सांसों की डोरी इस शख्स के नाम क्यों करती? वो इसे अपने साथ घसीटे हुए ला रहा था। गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसने उसे फ्रंट सीट पर बिठाया, जब अचानक उसका फ़ोन बजने लगा। हाँ बोलो अमजद, वो गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला। कोई बात नहीं, एक ही मरा है ना, बाकी सब तो जिंदा हैं। उनसे पूछो उनका बॉस कौन है और कहाँ मिलेगा मुझे। वो हैरत से उसे देखने लगी थी, जो किसी के मरने की बात इतने सुकून से कर रहा था। ठीक है, मैं खुद ही आकर उन बात से बाकी इन्फॉर्मेशन ले लूँगा। वो पुरस्कुन सा कहता हुआ फ़ोन बंद कर चुका था। इतने बुरी हुलिये में हूँ कि बीवी देखने के काबिल हरगिज़ नहीं हूँ। इसे खुद पर नज़रें जमाए देखकर वो दिल अफरेब अंदाज में मुस्कुराया। वो अगले ही लम्हे नज़रें फेर कर बाहर देखने लगी। गाड़ी घर की हदूद में दाखिल हुई। तानिया और रूही जो पहले ही घर जा चुकी थी, क्योंकि उन्हें घर जाकर उसके वेलकम की तैयारी करनी थी। उसे अंदर ही अंदर डर लग रहा था। पता नहीं आज उसके साथ क्या होने वाला था। वो बहुत बहादुर बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर दिल किसी नन्हे बच्चे की तरह डर रहा था। गाड़ी हवेली के अंदर दाखिल हुई तो हर तरफ से गोलों और धमाकों की आवाज़ें आनी शुरू होगी। लाइटिंग वगैरह बिल्कुल हल्की सी की गई थी, सफ़ेद लाइटें लगाई गई थी, थोड़ी बहुत तैयारी थी। लेकिन अगर ये कहा जाए वक्त ही इतना था तो ये गलत ना था। बाकी दरवाजे के सामने से फूलों का रास्ता बनाया गया था, जो कोई बहुत दिलकश लग रहा था। वो गाड़ी रोककर इसकी तरफ का दरवाज़ा खोले सामने खड़ा था, जबकि वो खामोशी से दरवाजे के सामने खड़ी तानिया, रूही और मिस मैरी को देख रही थी, जिनके चेहरों पर मुस्कुराहट थी। मेरे ख्याल से हमें उन्हें मज़ीद इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए। याम जो कब से उसके सामने हाथ किए खड़ा था, जबकि वो खामोशी से अपने दोनों हाथ अपनी गोद में रखे बैठी थी। जब उसने उसे मुखातब करते हुए कहा, हीर,
ہوش کی دنیا میں واپس آئی تھی۔ اس کے ہاتھ کو اگنور کرتے ہوئے زمین پر قدم رکھ کر دروازہ بند کر چکی تھی۔ ایام نے اپنا ہاتھ بند کر لیا تھا جبکہ وہ آگے کی طرف قدم بڑھا چکی تھی۔ اس کے پیچھے قدم لیتا اس کے سامنے دروازے پر جا رکے۔ آپ اس طرح سے اندر نہیں جا سکتے، پہلے ہم آپ دونوں کی نظر اتارنی ہے اور رسم کے مطابق آپ نے ہمیں نیک دینا ہے، تانیہ نے شرارتی انداز میں کہا تو ایام نے کندھے اچکا دیے۔ مجھے ایسی کوئی رسم نہیں کرنی، میں بہت تھک چکی ہوں۔ تانیہ راستہ چھوڑو، وہ کافی اکتائے ہوئے لہجے میں بولی۔ ہمیں پتہ ہے آپ تھک گئی ہیں، لیکن رسم تو رسم ہوتی ہے نا، روحی معصومیت سے بولی۔ اس کے معصومانہ انداز پر وہ ایک لمحے کے لیے شرمندہ ہو گئی تھی۔ اس کے اتنے سخت لہجے پر اسے کتنا برا محسوس ہوا ہوگا۔ وہ جو پہلی دفعہ اسے ماں کے روم میں مل رہی تھی، اسے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا، جبکہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کے دونوں گال کو چومتے ہوئے اس کے ہاتھوں پر بھی اپنے لب رکھ چکی تھی۔ نہیں، میری روحی جو کہے گی وہ رسم ضرور ہوگی۔ وہ اسے زمین سے اٹھا کر کھڑی ہوتی تانیہ سے بولی تھی، جسے وہ اس کی محبت سے بھرپور انداز پر مسکرا کر اس کی نظر اتارنے لگی تھی۔ سر، ہم کم میں نہیں ٹلنے والے، پہلے ہی بتا دیں، ہم اچھی خاصی موٹی رقم لیں گے، تانیہ نے ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے شرارتی انداز میں کہا۔ اس نے پیچھے کھڑے ایک آدمی کو اشارہ کیا تھا جو لمحوں میں ہی اس کی چیک بک لے آیا تھا۔ اس نے ایک چیک پھاڑ کر اس پر سائن کر کے بنا رقم بھرے تانیہ کے حوالے کر دیا تھا۔ یہ لو، اس میں جتنی رقم چاہے تم بھر کر اسے کیش کروا لینا۔ اب اجازت ہو تو ہم اندر جا سکتے ہیں۔ تانیہ جو حیرت سے اس کی حرکت دیکھ رہی تھی، جو اب اجازت مانگنے پر فوراً سے راستے سے ہٹ گئی تھی، وہ اندر داخل ہو گیا تھا جبکہ وہ روحی کو باہوں میں اٹھائے اندر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنا شروع کیا تو اس میں محسوس کیا کہ وہ اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ وہ کون تھا یہ اچھے سے جانتی تھی، اس لیے اس نے پیچھے پلٹنا ضروری نہ سمجھا۔ جبکہ مس میری کچن میں جا چکی تھی، جبکہ تانیہ کا ارادہ اسے کمرے میں چھوڑ کر آنے کا تھا، لیکن وہ خود ہی آگے آگے بڑھ رہی تھی۔ اسے کچھ نہیں جا رہا کہا، کس طرف جا رہی ہو تم؟ اب سے تمہارا یہ والا کمرہ ہے۔ وہ اس سے اپنے پرانے کمرے کی طرف جاتے دیکھ کر بولی تھی، یش ماما جانی، آپ ہمارے والے روم میں رہیں گی۔ روحی نے خوشی سے اسے تالیاں بجاتے ہوئے بتایا تھا، اب سے میں دونوں کے بیچ سویا کروں گی۔ وہ کافی زیادہ خوش تھی۔ روحی کی باتیں سن کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ کیسے جائے گی اس کے کمرے میں، یہ سوچ سوچ کر وہ پریشان ہو رہی تھی، جب اچانک تانیہ اس کے قریب آ کر اسے تھامنے لگی۔ ہاں، یہ آؤ، میں اور مس میری تمہیں کمرے تک چھوڑ آتے ہیں۔ ویسے سب کچھ دھوم دھام سے ہونے والا تھا، ایسا ہوگا یہ تو ہم نے بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ سب یوں ہوگا۔ خیر، جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، بیکار میں پرانی چیزیں سوچنی نہیں چاہیے۔ ہم تمہیں چھوڑ کر آتے ہیں، وہ مسکرا کر اس سے کہہ رہی تھی، جبکہ ایام اپنے کمرے میں جانے کے بجائے سے وہیں سے سیڑھیاں نیچے اترتا اپنا فون کان سے لگائے نیچے چلے گیا تھا۔ ارے یہ سر اچانک کہاں چلے گئے؟ خیر کوئی کام ہوگا، انہیں چھوڑو، ہم چلتے ہیں، اس کے اچانک جانے پر تانیہ نے کہا تھا اور پھر اسے تھام کر اندر کی طرف جانے لگی۔ ہیر نے بھی زیادہ اس چیز پر دھیان نہ دیا۔ تلو ماما دانی، بابا تو داد آئیں گے، اب تلو، میں آپ تو روم بتاتی ہوں۔ روحی آپ اس کا ہاتھ تھامے بول رہی تھی۔ اس کی خوشی کی تو مانو آج انتہا ہی نہیں تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ تو بس اس کے ساتھ ہی چپک جائے۔ اس نے نوٹ کیا تھا کہ اسے تانیہ سے بات کرنے بھی نہیں دے رہی تھی۔ تانیہ کافی دیر تک اس کے پاس بیٹھی رہی، لیکن پھر روحی کی ناراضگی کو دیکھ کر گڈ نائٹ کہتی ہی چلی گئی۔ اس نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ وہ اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں ہر الٹی سیدھی سوچ کو اپنے دماغ سے نکال کر اپنی نئی زندگی کی شروعات کرے، لیکن وہ جانتی تھی کہ ہیر کو یہ سب کچھ قبول کرنے میں یہ سب کچھ جس طرح سے ہوا تھا، اس کے بعد وہ اتنی آسانی سے ان سب چیزوں کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتی تھی۔ اس سے تھوڑے سے وقت کی ضرورت تھی، لیکن ایام جیسے اچھے شخص کے ساتھ اس کی زندگی خوبصورت ہو جانی تھی۔ بہت عجیب سی جگہ تھی یہ، کسی بہت بڑی بلڈنگ کا پچھلا حصہ معلوم ہوتی تھی جہاں کسی کا آنا جانا نہیں تھا۔ اس نے دروازے پر قدم رکھا، اسے مردانہ چیخوں کی آواز سنائی دی۔ وہ لوگ بہت درد میں تھے، اس کے لب اپنے آپ مسکرائے تھے۔ اس کے حکم کے مطابق ان لوگوں نے ان کی کھال ادھیڑی جا رہی تھی۔ وہ گہرا سانس لیتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بہت سارے مرد الٹے لٹکے ہوئے تھے جن کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ اس کو دیکھتے ہی سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ سر، ان میں سے ایک مر گیا ہے، باقی سب زندہ ہیں، آپ خود ان کا حال دیکھ لیجیے۔
आप खुद पूछ लीजिए इन लोगों का क्या मकसद था। इनमें से एक आदमी उस आदमी के पास आते हुए तफ़सील बता रहा था। वो इससे पीछे हटा था, उस आदमी की तरफ बढ़ा था, जो इस वक़्त हीर के चेहरे पर झुक रहा था। "प्लीज़ हमें छोड़ दो, खुदा के लिए हमें यहाँ से जाने दो। हमारे छोटे-छोटे बच्चे हैं।" वो आदमी दुहाई देते हुए बोला। इस वक़्त उसका वही हाल था जो इस कंडीशन में उसका होना चाहिए था। लेकिन अफ़सोस की बात थी कि ऐसे लोगों को बीवी-बच्चे तभी याद आते हैं जब वो इस हालत में होते हैं। आम हालात में बीवी बच्चे मरते रहते हैं और इन लोगों को कोई सरोकार नहीं होता। इन लोगों को अपनी हवस पूरी करनी होती है। बस कोई लड़की मिल जाए, वो अपनी हवस पूरी कर सकें। इस वक्त ना तो इन्हें किसी की बीवी से लेना देना होता है और ना किसी बच्चे से। लेकिन जब खुद पर बनती है तो बीवी और बच्चों के वास्ते देने लगते हैं। उसने एक जोरदार मुक्का बनाकर उस आदमी के मुंह पर दे मारा था। "तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बात तुझे आज याद आई? कल तुझे ये बात याद नहीं आई थी जब तुम उस मासूम लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने का ख्याल आया था? तब तुम्हें अपने छोटे छोटे बच्चों का ख्याल क्यों नहीं आया?" वो इसके आगे से बालों से पकड़कर खींचते हुए बोला था। दर्द की शिद्दत से वो बिलबिला उठा था, लेकिन तरस खाना तो दूर की बात, उसके लिए मज़ीद अज़ियत का इंतज़ाम कर रहा था। "बता, तुझे यहाँ किसने भेजा था और क्या मकसद था तेरा? और कौन है तेरा बॉस? और हीर के साथ उसकी क्या दुश्मनी है? कम लड़कियाँ तो ना होंगी इसके पास? तो हीर ही क्यों? वो क्यों इसकी मासूमियत को बर्बाद करना चाहता है?" वो अपना एक हाथ में चाकू को पकड़े था जिसका रंग सुर्ख अंगारे के जैसा था। उसकी आंखों के सामने ही वो इसे गर्म आग पर सेक रहा था। उस वक्त चाकू अपनी असली हालत में नहीं था। "उससे मुझसे दूर रखो, मैं कुछ भी नहीं जानता, मुझे कुछ भी नहीं पता। बस सर ने मुझे इस कहा था इस लड़की को किडनैप करने के लिए। इस लड़की के साथ हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। बस सर की किसी दुश्मन की ये मंजूर नज़र बनने वाली है, जिसकी वजह से सर ने हमें अगवा करने का हुक्म दिया था और हम लोगों ने इसे किडनैप भी कर लिया था जब तुम बीच में आ गए।" वो अभी बोल ही रहा था कि उसने एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर दे मारा। वो कुर्सी समेत जमीन पर जा गिरा। उसने पूछा, "तुम्हारे बॉस का नाम क्या है?" वो धाड़ा था, "स्टीफन, स्टीफन नाम है उसका। उस लड़की के उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं है। ये सब कुछ तो हम किंग की वजह से कर रहे हैं। किंग इस लड़की पर मर मिटा है। इसके शोहर को इसकी कीमत भी किंग ने दी थी। हम इस लड़की को इसलिए अगवा करना चाहते थे कि हम इससे अपने मतलब का काम निकलवा सकें। वो इस लड़की की वजह से अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहा। वो इसका इतना दीवाना हो चुका है कि हम उसके नाम पर कुछ भी करवा सकते हैं।" वो बोले जा रहा था जबकि वो खामोशी से उसे सुन रहा था। "सर, किंग के बारे में हमने भी सुन रखा है। उसका ताल्लुक पाकिस्तान से है, लेकिन वो इस वक्त पूरे अंडरवर्ल्ड में गैर कानूनी काम कर रहा है। ये बहुत ख़तरनाक आदमी है। अपना असल नाम तो वो बहुत पहले ही बदल चुका है। इसका असल नाम कोई नहीं जानता। इस वक्त वो किंग की शिनाख्त से जाना जाता है। गुनाहों की इस दुनिया में उसका यही नाम चलता है। लेकिन हीर मैडम पर उसकी नज़र कहाँ पड़ी और ये कि वो उसके पीछे क्यों लग गया है, इसके बारे में कोई खबर नहीं है और ना ही आज तक किसी ने उसकी शक्ल देखी है। वो जहाँ भी जाता है मास्क पहन कर जाता है ताकि कोई भी उसे पहचान ना सके। इसके पीछे खड़ा आदमी अपने सब कुछ बता रहा था। "तो क्या इन लोगों का ताल्लुक भी कहीं ना कहीं गुनाहों की दुनिया से है?" वो सामने बैठे लड़के को देखकर कहने लगा। "जी सर, इन सब का ताल्लुक वहीं से है। इंसानियत के दुश्मन हैं ये लोग।" वो इसे गुस्से से घूरते हुए बोला था। "तो क्या इन्हें जीने का हक है?" आयाम के लहजे में कुछ ऐसा था जिसे सुनकर वो घबराने लगा था। "नहीं सर, इन्हें जीने का कोई हक हासिल नहीं है। इस जिसकी बिना पर इसे जिंदा छोड़ दिया जाए।" वो अपनी बात खत्म करके वहां से उठ चुका था। इसके साथ ही याम के हाथ में मौजूद चाकू उसकी गर्दन के आर पार हो चुका था। उसे चीखने का मौका भी ना मिला था, जबकि वहां मौजूद लोगों में वहशत छा गई थी। उसके बाद किसी की आवाज़ तक ना आई थी। हर तरफ खामोशी छा गई थी। "सर, आप घर जाएं, बाकी की सारी मालूमात लेकर हम आपको बताते हैं," उसके आदमी ने कहा तो वो सर हाँ में हिलाकर वहां से निकल गया। वो अपना काम खत्म करके अपने घर की हदूद में दाखिल हुआ तो उसका फ़ोन बजने लगा। उसने अपना मोबाइल निकाल कर देखा तो उसे अनजान नंबर से कॉल आ रही थी। ये उसका पर्सनल नंबर बहुत कम लोगों के पास था, या ये कहा जाए कि सिर्फ उसके इतबार के लोगों के पास था तो ज़्यादा बेहतर था। किसी अनजान शख्स के पास ये नंबर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। "ये कौन हो सकता है?" कुछ सोचकर उसने फ़ोन उठा लिया। "अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है?" उसने फ़ोन कान से लगाते हुए कहा। "वालेकुम सलाम अयाम सिकंदर, कैसे हो? खुश हो गए? आज तुम्हारी शादी हो ही है, लेकिन इसकी खुशी में ये बात भूल जाना कि किसकी अमानत को अपने रूम की खूबसूरती बना लाए हो। लेकिन साथ में ये भी बात याद रखना कि तुम्हारे कमरे की खूबसूरती बढ़ा सकती है, लेकिन बिस्तर की नहीं।" उसके अंदाज में अयाम के रंगों में शरारे दौड़ा दिए थे। "इस बकवास की वजह बताना पसंद करोगे?" वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला था।
اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ میری ہے اور میری ہی رہے گا۔ اگر تم نے اس کے نزدیک جانے کی کوشش بھی کی یا کسی بھی طرح کا تعلق بنایا تو وہ تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ یاد رکھنا، میں تمہیں اس کی منہ مانگی قیمت دے دوں گا۔ جو چاہو گے وہ پاؤ گے، لیکن اس کے پاس جانے کی غلطی کبھی بھی مت کرنا، ورنہ میں تمہیں وہاں پہنچا دوں گا جہاں تمہیں دوسری سانس بھی نہیں آئے گی۔ اگر اپنی زندگی چاہتے ہو تو میری یہ بات یاد رکھنا، یہ نہ ہو کہ تم وجہ پوچھتے رہ جاؤ اور سانسوں کی ڈور کٹ جائے۔ وہ لڑکی صرف میری ہے اور میری ہی رہے گی۔ خبردار، جو تم نے اس کے نزدیک جانے کی بھی کوشش کی، وہ میری امانت ہے تمہارے پاس، میں جب چاہوں تمہیں اس سے آ کر لے جاؤں گا۔ وہ دھمکی دینے والے انداز میں بولا تھا، جبکہ دوسری طرف وہ خاموشی سے سن رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر اور گردن کی رگیں واضح ہو چکی تھی، جبکہ ہاتھوں کی انگلیاں پیچھے وہ شاید اپنے غصے کو کنٹرول کر رہا تھا۔ آنکھوں کی سرخی کسی کو بھی چیر پھاڑ دینے کی طاقت رکھتی تھی۔ اگر یہ شخص اس وقت اس کے سامنے ہوتا تو وہ اسے چیر پھاڑ کر رکھ دیتا، لیکن وہ بزدل تو اسے فون پر دھمکیاں دے رہا تھا۔ یہ تمہاری اوقات ہے کہ تم میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ تم میرے سامنے آ کر بکواس کر سکو۔ مجھے تمہاری باتوں پر ہنسی آ رہی ہے کنگ، کہ تم اتنے گرے پڑے ہو کہ تم میرے سامنے آنے کی ہمت بھی نہیں کر پائے۔ تمہاری آواز سن کر تو مجھے کچھ 60 سے اوپر کے آدمی لگ رہے ہو۔ بڑے ہی گھٹیا آدمی ہو تم۔ اپنی بیٹی کی عمر کے بارے میں سوچتے ہوئے شرم نہیں آ رہی تمہیں؟ اور تم مجھے دھمکی دے رہے ہو، اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری دھمکی سے ڈر جاؤں گا؟ ذلیل آدمی، اگر ہمت ہے تو میرے سامنے آ کر یہ بکواس کر۔ اگر دوسری سانس لینے کے قابل بچا تو ایام سکندر کا نام بدل دینا میرا، لیکن نہیں تو ایک بزدل آدمی ہے۔ تم میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ تم میرے سامنے آ کر بات کر سکے۔ تم صرف فون پر دھمکیاں دے سکتے ہو۔ بڈھے، تیری اللہ اللہ کرنے کی عمر ہے، ٹانگیں تیری قبر میں لٹکی ہوئی ہیں اور تم مجھے دھمکیاں دے رہے ہو؟ کس کو؟ ایام سکندر کو؟ اپنی جان پر رحم کھاؤ۔ اور ایک بات، اگر اپنی زندگی چاہتا ہے تو ہیر کا خیال اپنے دماغ سے نکال دے، کیونکہ مجھے منظور نہیں کہ میری بیوی کے بارے میں کوئی غیر مرد سوچے۔ میں اس منڈے کو ہمارا ولیمہ ہے اور ولیمے سے پہلے ایک رسم پوری کی جاتی ہے کہ بیوی کو خود پر حلال کیا جاتا ہے، تبھی تو 70 لوگوں کو کھانا کھلانے کو حکم ہے۔ اتنا تو پتہ ہی ہوگا نا تمہیں۔ یہ ساری زندگی حرام کاموں میں گزار دی ہے۔ ہیر کا نام لینے سے پہلے ایک ایک بات یاد رکھنا، آج سے وہ مسز ایام سکندر ہے، اور ایام سکندر کی بیوی پر نگاہ اٹھا کر دیکھنے والے کی ایام سکندر نسلیں تک ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ ماما دانی، آج آپ یہیں کمرے میں سویا کریں گی اور میں یہاں آپ کے بیچ میں۔ وہ اپنے ٹیڈی کو باہوں میں بھرتے ہوئے بالکل اس کے ساتھ چپک کر لیٹی ہوئی تھی، جبکہ وہ سوچ سوچ کے گھبرا رہی تھی کہ ایام نہ جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ اسے اس طرح سے اپنے قریب سوتے دیکھ کر وہ کچھ حد تک بے فکر ہو گئی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کے سامنے یقیناً اسے کچھ نہیں کہنے والا تھا، اور نہ ہی کوئی کسی طرح کی بے باکی حرکت کرنے والا تھا جس سے وہ پریشان ہوتی۔ وہ صبح سے ہی یہ سوچ سوچ کر پریشان تھی کہ اب وہ ایام کی بیوی ہے اور ایام اس پر ہر طرح کا حق رکھتا ہے۔ یقیناً وہ رشتے کو آگے بڑھانے پر زور دینے والا تھا، لیکن یہ بات تو اس کے ذہن سے نکل گئی تھی کہ روحی بھی اس کے ساتھ اس کے کمرے میں رہتی ہے۔ ایام سے بچنے کے لیے اس کے پاس روحی کا سہارا موجود تھا، جو یقیناً اس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہونے والی تھی۔ اس وقت بھی وہ روحی کو اپنے ساتھ لگائے باتوں میں مصروف تھی۔ اس کی بھی یہی کوشش تھی کہ روحی جاگتی رہے، ایام کے واپس آنے سے پہلے وہ دونوں سو جائیں، لیکن ایام اس کے ساتھ اس بیڈ پر سونے والا ہے، یہ سوچ اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر رہی تھی۔ اتنا تو اس نے نکاح نامے پر سائن کرتے وقت نہیں سوچا تھا جتنا وہ اس وقت اس کا بیڈ روم شیئر کرنے کے بارے میں سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں اس کی زندگی میں آگے اور کتنے امتحان لکھے تھے۔ وہ تو پہلی سیڑھی پر ہی تھک چکی تھی۔ وہ پرسکون سا کمرے میں داخل ہوا، اس کی نظر بیڈ پر پڑتے ہی اس کے نابی لب مسکرا اٹھے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے بیڈ کی طرف آیا تھا جہاں اس کی بیوی اور بیٹی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی۔ روحی کی دونوں ٹانگیں اپنی ماما جانی کے اوپر تھی، جبکہ اس نے روحی کو خود سے چپکا کر رکھا ہوا تھا۔ وہ نیند میں بھی اسے کافی زیادہ خوفزدہ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس کے ڈر کو اچھے طریقے سے سمجھ رہا تھا۔ اس نے مسکرا کر اپنی بیٹی کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے، جبکہ ہیر کے ساتھ اس نے ہنوز فاصلہ برقرار رکھا تھا، لیکن اس کے چہرے پر بکھری لٹوں کو دیکھ کر اس کے دل نے اس کے ساتھ بغاوت شروع کر دی تھی۔ اس کا ہاتھ اپنے آپ اس کے چہرے پر بکھری لٹوں کو سلجھانے کے لیے اٹھا۔ اس نے بے حد نرمی سے اس کے چہرے سے بال پیچھے ہٹائے تھے۔ اس کا روشن پر نور چہرہ اس کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ دنیا جہان کی معصومیت لیے وہ گہری نیند میں بھی خوفزدہ محسوس ہوئی۔ اس وقت وہ بالکل سادہ سے ڈریس میں اس کے آنے سے پہلے ہی فریش ہو چکی تھی۔ بھاگ لو مسز، کتنا بھاگ سکتی ہو تم مجھے سے؟ آنا تو تمہیں میرے پاس ہی ہے، اب تمہارا ہر راستہ ایام سکندر ہے، اور منصب بھی۔ آنا تو تمہیں میری پناہوں میں ہی ہوگا، میری باہیں منتظر ہیں۔ ایام اس کے کان کے قریب سرگوشی نما انداز میں کہتے پیچھے ہٹتے ہوئے واش روم میں جا بند ہوا۔ ٹھنڈے پانی سے اپنے اعصاب کو پرسکون کرتے ہوئے وہ واپس اپنے کمرے میں آیا۔ اس کی معصوم سی کوشش پر ایک بار پھر اس کے لب مسکرا اٹھے تھے۔ وہ عجیب ٹیڑھے میڑھے انداز میں بیڈ پر سوئی ہوئی تھی،
जबकि कंबल एक तरफ पड़ा हुआ था, जबकि दूसरा कंबल दूसरी तरफ पड़ा था। शायद वो उसकी जगह बेड से ख़त्म करने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन भला ऐसा कहाँ मुमकिन था। वो इसकी नींद ख़राब नहीं करना चाहता था, लेकिन इस वक्त और कोई चारा भी नहीं था। वो बेड पर आती हुई आराम से बेड ग्राउंड से टेक लगाकर बैठा और फिर उसका कंधा हिलाने लगा। डार्लिंग, अगर आज रात तुम अपनी नींद में किसी तरह का भी खलल नहीं चाहती तो मेरे लिए जगह बना दो, वरना अगर मैंने नहीं अपने लिए कुछ जगह बनाई तो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। उसने उसके कान की सरगोशी करते हुए कहा, जबकि उसका हाथ अपनी कमर पर महसूस करते हुए हीर अगले ही लम्हे नींद की वादियों से बाहर निकल आई थी। उसके चेहरे पर घबराहट देखकर उसके लब फिर से मुस्कुरा उठे थे, जबकि उसकी जगह बनाते हीर को एक लम्हा लगा था। रूही को इस तरफ करते वो दूसरी तरफ हो गई थी। उस वक्त नींद इतनी गायब थी कि वो कुछ सोच समझ ही नहीं पा रही थी। हाँ, लेकिन सोने से पहले उसने देखा था कि कमरे में कुछ दिन पहले जो सोफा था वो अब वहाँ नहीं था, यानी वो उसे खुद से दूर नहीं करने वाला था। इसलिए उसने वो सोफा वहाँ से उठवा दिया था। वो कितनी देर चोर निगाहों से उसे देखती रही, जबकि वो बेड पर आराम से फैलकर लेट गया। उसने उसके कुछ बोलने का इंतजार किया था, लेकिन वो कह नहीं रहा था। ये भी गनीमत था। अब इतनी भी दूर मत जाओ कि तुम्हारी खुशबू को भी महसूस ना कर सकूं। उसने गंभीर आवाज़ सुनाई दी, जिसे वो इग्नोर करती रूही को उसकी साइड करती खुद बेड के दूसरे कोने में जा पहुंची थी। आराम से बेड से नीचे नहीं मत गिर जाना, और बल्कि रहने दो। तुम इस वक्त इस कंडीशन में हुई नहीं कि तुम मेरी बात समझ सको। सो जाओ आराम से। वो कुछ कहते अपनी बात बदल गया। ना जाने वो उससे क्या बात करने वाला था। इसके लिए तो इतना ही काफ़ी था कि वो उसे सोने की इजाज़त दे रहा था। बाकी जो भी था वो सुबह देखा जाएगा। वो सुबह पर छोड़कर लेट गई थी। उसने कुछ साफ फासला कायम किया था, लेकिन फिर भी उसका दिल सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। कहीं वो हाथ बढ़ाकर ये फासला ना मिटा दे। वो कब तक जागता रहा, कब तक इसकी पीठ को घूरता रहा, उसको अंदाजा नहीं था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो खुद को नींद की वादियों में उतरती चली गई। मम्मा बताओ बताओ। सुबह सुबह उसकी आवाज़ जरूर रूही के शोर से उसकी आंख खुल गई। हैरान होकर करवट बदलकर पीछे देखने लगी, जब वो उसे गुदगुदाने में मसरूफ था। एक लम्हे के लिए उसके लबों पर मुस्कुराहट आ गई थी, क्योंकि रूही से बचने के लिए कभी टांगों का और कभी हाथों का इस्तेमाल कर रही थी। वो अपनी टांग का इस्तेमाल करके अपने बचाव की कोशिश कर रही थी। उसके पैर पकड़कर गुदगुदाने लगता तो रूही की मजीद चीखें बुलंद हो जाती। वो दोनों मस्ती में इस हद तक मसरूफ थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कोई तीसरा भी इनके दरमियान मौजूद है। था अब नहीं करूंगी। रूही कान को अटकाकर तौबा कर रही थी, जबकि तौबा करने के अंदाज पर फिदा होता उसके दोनों कानों को चूमता उसके साथ लेटा था, जबकि रूही के ठंडे ठंडे हाथ एक बार फिर से उसकी गर्दन गुदगुदाने लगे थे। फिर से पापा जाने के साथ पंगे। अब तो रूही नहीं बचेगी। रूही बेबी तू तो गई। वो इसे वार्न करके थे एक बार फिर से उठाकर अपने करीब कर चुका था। इन दोनों का खेल काफी दिलचस्प था। वो अपने चेहरे पर आने वाली मुस्कुराहट रोक नहीं पाई थी। था सॉरी अपनी तरुंधी प्रॉमिस वो ऊंची ऊंची आवाज में चलाते हुए बोल रही थी, लेकिन वो तो उसे खूब तंग करने में लगा हुआ था। नहीं, अब बाबा जानी को रूही का सॉरी नहीं चाहिए। अब तो बदला होगा। वलानिया कहता एक बार फिर से उसकी लंबी पर गुदगुदी करने लगा। मामा बताओ प्लीज बताओ। मैं उसे जागते देखकर उसे दुआएं देनी शुरू कर दी, जब अचानक उसकी रूही पुकारने पर बुखला कर रखी थी। छोड़ दीजिए इसे। रूही बार बार उसका दुपट्टा खींच रही थी। उसने बीच में बोलना जरूरी समझा था। रूही की मामा जाने को बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। ये ना हो कि अपने पार्टनर को बचाते बचाते तुम मेरे हत्थे चढ़ जाओ। उसने खुले अल्फाज में धमकी दी थी, जबकि वो जो अपना हाथ आगे बढ़ाने वाली थी इसकी धमकी देते ही पीछे कर गई। रूही ने बीच की नजरों से उसे देखा था, जबकि वो खुद को किसी भी मुसीबत में फंसाने का इरादा नहीं रखती थी। इससे निगाहें चुराकर वॉशरूम में जाकर बंद हुई थी। रूही की मम्मा जानी तो भाग गई। शो शायद अब रूही को कौन बचाएगा। वो उसे खुद में नीचे बूझ रहा था, जबकि वो मुसीबत की इंतहा करते चेहरे को हदरजा लटका चुकी थी। इसे खुद ब खुद उस पर तरस आने लगा था। उसने नरमी से इसे खुद से अलग किया था, और जो उसने आंखें बंद की एक से एक बार फिर अपनी गर्दन पर नन्हा सा हाथ महसूस हुआ था। फिर जो रूही वहां से भागने की कोशिश की थी एक बार फिर उसके काबू में आ जाती। बाबा जानी से होशियारी उसे काबू करते हुए सालिया अंदाज से बोला, जब मासूम लेकिन आंखों में शरारत लिए उसे देख रही थी। उसे वॉशरूम के अंदर से रूही की चीखने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो बुरी तरह से फंसी हुई थी। कभी कभी वो ऊंची आवाज़ में उसे सजा देती तो कभी अपनी बाबा जानी से सॉरी बोलकर मामला ख़त्म करने की कोशिश करती, लेकिन वो मासूम हरगिज़ नहीं थी। थोड़ी देर बाद वो खुद ही कोई ना कोई शरारत करती जिसमें वो बुरी तरह से फंस जाती। वो रूही को बहुत अच्छे तरीके से समझ गई थी, लेकिन आज वो हद से ज़्यादा शरारती हो रही थी। वो नहाकर बाहर निकली तो वो भी एक दूसरे में मगन थे। उसे देखते ही रूही ने फिर से दवाई देना शुरू कर दी। वो बस अपना आप उसकी गिरफ्त से छुड़ाना चाहती थी, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। वो नाजुक सी जान इस फौलादी जिस्म का मुकाबला नहीं कर सकती थी। उसे एक लम्हे के लिए रूही पर तरस आया था, लेकिन उसे बचाने के लिए वो आगे बढ़ने का सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि इसका अंजाम वो अच्छी तरह जानती थी। वो जानती थी कि इसको बचाने के चक्कर में वो खुद ही मुसीबत का शिकार हो जाए, लेकिन वो रूही को इस तरह से नाउम्मीद भी नहीं कर सकती थी। उसने आमने सामने कर रख कर अपना दुपट्टा सीधा किया था, जबकि रूही अब तक उसे पुकार रही थी। उसने अपने कदम बेड की तरफ बढ़ाते हुए अच्छी तरह से बेड का मुआयना भी किया था, और दरवाजे का भी। वो बेड पर रूही और उसे नज़रअंदाज करते हुए दरवाजे की तरफ भाग गई। दरवाजे को पूरी तरह से खोल दिया था, लेकिन वो दरवाजे से बाहर निकलने के बजाय वापस आई थी। उसे बेड पर इन दोनों को एक दूसरे के साथ मगन देखा तो फिर आराम से बोली, आपका फ़ोन बज रहा है। उसने साइड टेबल की तरफ
इशारा करते हुए कहा तो उसके अचानक बोलने पर अयाम ने पहले इसे और फिर पीछे मुड़कर देखा था, लेकिन इससे पहले कि वो वापस उसकी तरफ मुड़ता, उसने फुर्ती से रूही को बेड से उठाते हुए बाहर की तरफ दौड़ लगा दी थी। उसकी इस हरकत पर चंद लम्हों के लिए वो समझ ही नहीं पाया कि हुआ क्या है, जब तक दूर उसे रूही की चहकती हुई आवाज़ सुनाई दी, उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। उन दोनों की मिली भगत पर उसके लब अपने आप मुस्कुरा उठे थे, जबकि मुनाफी में सर हिलाता खुद भी बेड से उठता फ्रेश होने चला गया था। फ्रेश होने के बाद उसे बाहर जाने के बारे में सोचा था, क्योंकि अपनी हंसी मुस्कुराती ज़िंदगी के साथ उसकी सुबह खुशगवार हो चुकी थी। अब उसका इरादा अपना दिन भी खुशगवार बनाने का था। लूई अभी नाश्ता नहीं करेगी? लूई ने पुष्टि नहीं की। तानिया रूही को नाश्ता करने के लिए कहने लगी। उसने आगे से जवाब दिया था, वो सिर्फ अपने बाबा जानी के साथ सुबह सुबह पंगे कर रही थी। जिसका नतीजा ये निकला था, उसने अभी तक ब्रश नहीं किया था। जब तक कि उसके बाबा जानी कमरे से नहीं निकल आते, वो कमरे में नहीं जा सकती थी, इसलिए बाबा जानी के कमरे से निकलने का इंतजार कर सकती थी। इससे भूख लगी हुई थी। तानिया ने दोबारा आकर उसे नाश्ता करने के लिए कहा था, जबकि वो दोनों जासूस बनी हुई थी कि कब अयाम कमरे से बाहर निकले और वो दोनों जाकर फ्रेश हों। कल रात ही तानिया ने उसका सारा सामान अयाम के कमरे में शिफ्ट कर दिया था, जिसकी वजह से उसे फ्रेश होने में काफ़ी आसानी हो गई थी, वरना उसे दूसरे कमरे में जाना पड़ता। और रूही को तो सब कुछ था ही वहीं। रात को रूही को कहानी सुनाते न जाने वो कब सो गई थी। अयाम ने उसे आकर जगाया था, क्योंकि उसने काम के लिए जगह छोड़ी ही नहीं थी। रात के बारे में सोचकर वो एक बार फिर से अयाम की तरफ मुतवज्जा हो गई थी। कल रात हो जाता उसे अपना हक ले सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था। क्यों, ये तो नहीं जानती थी, लेकिन उसे यकीन था कि वो ज़्यादा दिन इसे खुद से दूर नहीं रहने देगा। वो साफ साफ कह चुका था कि उसके साथ अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहता है। इसका मतलब यही था कि वो उसे फजूल में वक्त नहीं दे सकता। अगर तुम दोनों की जासूसी हो गई हो तो जाकर फ्रेश हो लो। उसने अपने पीछे से आवाज़ सुनाई दी थी, तो रूही उसके साथ ही चिपक गई, जबकि चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट थी। उन दोनों को देखकर मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया था। चलो जल्दी से रूम में चलते हैं, अंदर से लॉक कर लेंगे तो बाबा दानी अंदर नहीं आ सकेंगे। मैं उसकी गर्दन पर बाहें डाले हुए अपना खराफाती दिमाग इस्तेमाल कर रही थी। अगर आपके बाबा जानी आपको सजा देते हैं तो ठीक करते हैं। आप हो ही इतनी शरारती, मुझे पता नहीं आप अपने इस शरारती दिमाग में और क्या क्या सोचे हुए हो। मैं उसको घूरते हुए बोली तो रूही खिलखिलाकर हंसी, जबकि वो मुस्कुराकर रूही को लिए वापस अपने रूम में चली गई थी। तो इसे तैयार करवा कर नीचे लाई तो नाश्ते के टेबल पर उन दोनों को वापस आने का इंतजार कर रहा था। कब से इंतजार कर रहा हूँ, उसने उन दोनों की तरफ आते देखकर उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा था। रूही को कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। वो कुर्सी पर बैठते हुए देर से आने की वजह बताने लगी। वो इनकार भरता अब खाना शुरू कर चुका था। नाश्ते के दौरान वो कुछ नहीं बोला, जबकि नाश्ते के बाद रूही खेल में मसरूफ हो चुकी थी। उसे बाहर लॉन में आने का इशारा करता खुद बाहर जा चुका था। वो काफ़ी देर सोचने के बाद खुद को इसके सामने जाने के लिए तैयार कर चुकी थी। उसने इसे क्यों बुलाया था, क्या बात करनी थी, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन सब सवालों के जवाब तभी मिलते जब वो इसके रूबरू होती। आपने बुलाया, वो जो पौधों में मगन था, इसकी आवाज़ सुनकर इसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। हाँ बैठो। वो पैर रखी कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए बोला तो सर हिलाते हुए कुर्सी पर बैठ गई। यहाँ पर वो उससे खौफजदा हरगिज़ नहीं थी, जहाँ पर यकीनन वो कोई भी बेबाकी हरगिज़ नहीं कर सकता था। तुम सोच रही होगी कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया, मैं मज़ीद टाइम बर्बाद नहीं कर सकता। उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठकर अयाम अपनी बात शुरू करने लगा तो वो पूरी तरह से इसकी तरफ मुतवज्जो हो गई। जी बोले। उसके सामने बैठने पर वो सिमट गई। कल हमारी शादी हो चुकी है तो मैं ऑफिशियली हस्बैंड माई वेयर में अपनी ज़िंदगी में किसी तरह की भी कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं चाहता। तुम मेरी बीवी हो, मैं अपने रिश्ते को लेकर बहुत फेर हूँ। कल रात मेरे आने से पहले तुम चेंज करके सोगी, मेरे आने का इंतज़ार नहीं किया। इस तरह की कोई सोच मेरे दिमाग में है ही नहीं। अगर होती तो मैं तुम्हें कल रात ही बता देता। तुमने मुझे धोखा दिया और यहाँ से भागने की कोशिश की, जो एक बहुत बुरी हरकत थी, जो तुम्हें आगे चलकर बहुत बड़ी मुसीबत में मुब्तला कर सकती थी। खैर जो भी हुआ भूल जाओ। जाते हैं, हमें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। परसों रूही की सालगिरह है और उसके अगले दिन हमारा वलीमा। मैं तुम्हें 2 दिन का वक्त दे रहा हूँ, जितना हो सके अपने आप को तैयार कर लो और इस रिश्ते को कबूल कर लो, क्योंकि मैं मज़ीद कोई इंतज़ार नहीं कर सकता। मुझे अब मेरी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। मैं अपने पूरे दिल की रजामंदी से तुम्हें अपनी बीवी बना चुका हूँ। मैं जानता हूँ तुम मुझे ठीक से नहीं जानती, मेरे बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता। ऐसे शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारना सारी ज़िंदगी के लिए मुश्किल से हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान में 80% लड़कियों को ज़िंदगी को फैसले इसी तरह होते हैं। तो ये समझना कि हमारी अरेंज मैरिज हुई है। अरेंज मैरिज में मर्द की कुछ सोचें होती हैं, कुछ डिमांड्स होती हैं, और मेरे दिमाग में ये सोच है कि मैं नहीं चाहता कि तुम फजूल की तरह की सोचें अपनी ज़िंदगी में लाकर अपनी और मेरी ज़िंदगी डिस्टर्ब करो। मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारी सोचों पर भी सिर्फ मेरी हुक्मरानी हो। इन सब चीज़ों को कबूल करने के लिए तुम्हें 2 दिन का वक्त दे रहा हूँ। रूही की सालगिरह की रात तुम मुझे अपने पूरे दिल की रजामंदी के साथ मिलोगी। अब तुम इसे मेरा हक समझो या हुक्म, तुम्हारी मर्जी, लेकिन इससे ज़्यादा वक्त नहीं दूंगा मैं तुम्हें।